अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने चैनल पे आपको वेलकम कहती हूँ, हेल्थ स्पेशल में वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है फीमेल्स के हवाले से। स्पेशली ये टॉपिक जो है हमने चुना, सेलेक्ट किया कि आप इससे अवेयर हो सकें। और ये ऐसा कॉमन टॉपिक है कि बहुत सारी फ़ीमेल्स को इसका सामना करना पड़ता है आजकल, तो क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्राइड्स पे। यूट्रस में हो जाने वाले फाइब्राइड्स क्या असर करते हैं फ़ीमेल्स पे, क्या उनकी सेहत पे असर अंदाज होती हैं, इसके हवाले से चीज़ें, क्या ये प्रेगनेंसी के लिए मसला हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का कोई ताल्लुक है इससे, या क्या अलामात होती हैं, कैसे पता चल सकता है कि ये चीज़ है। और इसकी बढ़ती हुई जो इस तरह रेशो है पाकिस्तान में, और बहुत ज़्यादा जो रोल है जिसकी वजह से होता है, जैसे डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें, इस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका तारुफ़ करवाते चलूँ अपने मेहमान से। हमारी मेहमान गेस्ट हैं हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर आयशा उसामा। बहुत ये होम्यो एक्सपर्ट हैं और काफ़ी अरसे बाद इन्होंने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और ये अपने यानी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रिप रखती हैं और 10-12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, और स्पेशली जो है फ़ीमेल्स के इश्यूज़ को हैंड करती हैं। तो इस हवाले से हम बात करते हैं कि यूट्राइन फाइब्राइड्स के हवाले से अपनी डॉक्टर से। डॉक्टर आयशा, ये यूट्राइन फाइब्राइड्स जो होते हैं या यूट्रस में हो जाने जो फाइब्राइड हैं, ये क्या चीज़ होती है? ये ज़्यादातर जो है ना हमारी यूट्रस के अंदर यानी बच्चादानी के अंदर एक रसोली बन जाती है, जिसको हम जो है वो यूट्राइन फाइब्रॉइड कहते हैं। और ये रसोली वैसे ज़्यादातर ये बेनाइन होती है, यानी इसमें कैंसर का कोई एलिमेंट नहीं होता या ये ख़तरनाक नहीं होते। अगर हम इनको देखें तो हम मेडिकली जो टर्म इसके लिए हम अगर यूज़ करें, मेडिकली हम जो इसको यूज़ करते हैं, हम इसको कहते हैं लियोमायोमास के नाम से इसको जाना जाता है हमारे मेडिकल में। सही। तो इसमें जो है ना ये ज़्यादातर ये होता है कि बच्चेदानी के अंदर वाले पार्ट या बाहर वाले पार्ट, क्योंकि इसकी एग्जाम्स होती हैं, वो डिफरेंट जगहों पे जो है ये ग्रो कर जाते हैं, और जो है वो हमारे मंथली साइकिल, प्रेगनेंसी और इन सब चीज़ों को जो है वो रुकावट बनते हैं, उनके लिए मसले क्रिएट करते हैं। सही। बहुत अच्छे तौर पे डॉक्टर आयशा ने गाइड किया। मज़ीद कॉमन पर्सनस के लिए भी, चूँकि ये प्रोग्राम है हमारा, ताकि आम बंदा भी जान सके कि ये क्या चीज़ होती है, तो नाज़रीन कुछ और क्लियर करना चाहूँगी इस चीज़ को। ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और ये कि हम ये आपको बताते चलें कि यूट्रस में हो जाने वाले जो फाइब्राइड्स हैं, वो एक यूँ कह लीजिए कि जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि एक रसोली है, एक ट्यूमर कह लीजिए आप, और आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो एबनॉर्मल किस्म की ग्रोथ है, यानी कि जिसका हमें नहीं पता, एक नॉर्मल चीज़ का से हट कर कुछ ग्रोथ हो जाना, कोई चीज़ का पैदा हो जाना, बढ़ जाना, ये चीज़ है यूट्रस के फाइब्राइड्स। तो फाइब्राइड्स के हवाले से डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि यूट्राइन फाइब्राइड्स जो हैं वो इस तरह होते हैं। नाज़रीन आपको बताती चलूँ, ये मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं, और इसकी वजह से जो है ये काफ़ी ज़्यादा, चूँकि जैसा इन्होंने बताया कि ये लियोमायोमास भी कहा जाता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू और मायोमास जो है मसल से रिलेटेड है, तो ये इससे हम जान लेते हैं कि ये यूट्राइन फाइब्राइड्स हैं। डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि यूट्रस के जो फाइब्राइड्स हैं, इनका किसी एज से भी ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, इसमें जो है ना ये ज़्यादातर जो है वो 20 से लेकर 50 इयर्स की एज में जो है वो ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये हमारा रिप्रोडक्टिव ईयर। अच्छा, यानी अर्ली एज में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना होते 20s में ही है। 20 to 30 इयर्स में जो है ये डेवलप रीज़न है। इसकी रीज़न ये हार्मोनल इम्बैलेंस। अच्छा। सबसे ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो इसमें होता है, क्योंकि वो मेंटल आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, उन चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होते हैं। सेपरेटली आपके मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स, मंथली साइकिल जो स्टार्ट होता है, उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होना शुरू होते हैं। लेकिन ये 20 to 30 इयर्स में जो है वो डायग्नोज नहीं होते, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ये अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस ही नहीं करता। यानी कि यूट्रस में अगर किसी पर्सन के फाइब्राइड्स हो जाते हैं तो कोई सिम्टम्स नहीं है जिससे पता 20 to 30 इयर्स तक। फिर जब 30 इयर्स के बाद आपकी प्रेगनेंसी और आपके मंथली साइकिल में डिफरेंस आना शुरू होता है, फिर 30 to 40 इयर्स में ये अपने सिम्टम प्रोड्यूस करता है आहिस्ता आहिस्ता। पेन रहने लगेगी, पीरियड्स आपके हैवी हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा खिंचाव रहने लगेगा, कि आप फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह से जो है इसको डायग्नोज करते हैं। देन उसके बाद जो है ये ज़्यादातर 40 to 50 इयर्स की जो एज होती है, जो हमारी मीनोपॉजल एज होती है, जिसमें हमारे हार्मोन बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो रहे होते हैं, उस दौरान इसको ट्रीट किया जाता है, अगर ये ट्रीट करने वाले हैं तो। सही।
ठीक ठीक। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर आयशा ने हमें बताया कि ये जो यूट्राइन फाइब्राइड्स होते हैं या यूट्रस में बन जाने वाले जो फाइब्राइड्स या रसोलियाँ कह लीजिए होती हैं, ट्यूमर्स होती हैं, इनका ताल्लुक जो है वो हार्मोन्स के साथ है। और हार्मोन्स जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन है। ईस्ट्रोजन हमारा जो हार्मोन है, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, इसका हमारे मिजाज के साथ बहुत ताल्लुक होता है। और ये जो हार्मोन है, ये मीनोपॉज का, जैसा डॉक्टर साहबा ने बताया कि मीनोपॉज की जो एज होती है जिसमें पीरियड्स जो हैं वो सिजेशन हो जाती है उनकी, वो रुक जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर और जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हम डॉक्टर साहबा से पूछेंगे, बात करेंगे। तो ये चीज़ है कि हार्मोन्स का असरअंदाज होता है इसमें होना, उसमें एस्ट्रोजन के बजाय प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है। ये कुछ कंडीशन होती है इस तरह की। अच्छा डॉक्टर आयशा, जैसा कि आपने बताया कि ये एज का एक ताल्लुक है, तो सुना जाता है कि प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज होते हैं या प्रेगनेंसी में बनना शुरू हो जाते हैं ये फाइब्राइड्स, क्या इसका क्या है सिलसिला? नहीं, इसमें ना सबसे पहले हम इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारी जो इसकी टाइप्स आ जाती हैं, जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास ये 3 डिवाइडेशन में है, यानी कि ये 3 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं। इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है सबसेरोजल टाइप। अच्छा। यानी कि ये हमारी यूट्रस की आउटर लाइनिंग, यानी जो बाहर की दीवार होती है, ये उसमें फाइब्रॉइड बन जाता है, जो कि ना तो हमारे मंथली साइकिल को डिस्टर्ब करता है, ना ही हमारी प्रेगनेंसी में रुकावट बनता है, यानी कि वो कोई मसला क्रिएट करता ही नहीं है। वो अगर पड़ा भी रहे तो वो इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। यानी अगर के ये जो फाइब्रॉइड्स हैं इनका अगर खतरा होता है तो ये इनकी जगह की लोकेशन की वजह से ज़्यादा इसमें जो है वो वेरी करती है। इसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप आ जाती है वो इंट्राम्यूरल है, यानी कि ये इसकी यूट्रस की जो सेंटर की दीवार है, यानी कि यूट्रस के इनसाइड में ये ग्रो करता है, और इसमें जो है ये साइज पे डिपेंड करता है। अगर इसका साइज 2 to 3 सेंटीमीटर है तो वो फिर इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। वो इतना ज़्यादा ना तो आपकी साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, ना ही आपकी प्रेगनेंसी को। लेकिन अगर ये साइज़ में 4 to 5 सेंटीमीटर से बढ़ रहा है तो ये आपको कंप्लेन कॉज करता है, फिर ये पीरियड्स भी हैवी करता है और सारी कंप्लेनिंग ये प्रेगनेंसी को भी रुकावट कर, उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यानी अगर किसी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये प्रॉब्लम हो जाता है या ऑलरेडी किसी को अगर फाइब्राइड्स हैं किसी फीमेल्स को, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं हो सकती? नहीं, इसमें होती है। अगर तो वो आउटर साइड में है फिर वो प्रेगनेंसी आपको पता है वो इजीली हो सकती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कॉजिंग नहीं है। लेकिन उसमें भी मिसकैरेजेस होने की रिस्क होते हैं, बिल्कुल रिस्क होता है, या फिर प्री लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक मास मौजूद होता है, बेबी को ग्रो करने की जगह नहीं मिलती, बेबी की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, बेबी अर्ली डिलीवर हो जाता है, 7 मंथ में 8 मंथ में उसकी डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर जो है वो नहीं बनना होता, सारा कुछ जो है वो प्रॉपर नहीं होता। और मिसकैरेज अगर कुछ खवातीन में इस तरह है, लोकेशन सबसे ज़्यादा वेरी करती है। अगर तो ये इंटरनल साइड में है, जिसकी थर्ड साइड आती है, उसमें इंटरनल में अगर ये कैविटी के अंदर बना हुआ है फिर तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं, यानी फ्री है बिल्कुल वो आपकी, क्योंकि उसके अंदर जो है ये जहाँ पर प्रेगनेंसी का अमल शुरू होता है या जहाँ से ब्लीडिंग होनी है वहाँ से ये सब मिकोजल एक टाइप है, जो कि वहाँ से जो है वो बनना शुरू होती है और वो पीरियड्स वैसे ही हैवी कर देती है, उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ही नहीं है कि उसको चाहे वो साइज छोटा भी है उसको फौरन से पहले रिमूव करवाया जाए, देन फिर प्रेगनेंसी के बारे में सोचा जाए, क्योंकि बेबी ग्रोथ नहीं करेगा बल्कि वो ग्रो करेगा। बिल्कुल, वो ग्रो करना शुरू कर देगा, बल्कि इवन तो प्रेगनेंसी वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं करेगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जब मास बनता है वो बेरिंग डाउन सेंसेशन देता है, वो फ्लोपियन ट्यूब्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो स्पर्म हमारे एग तक नहीं पहुंच पाता, हमारी ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, हमारी अंदर से लाइनिंग नैरो हो जाती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी इसमें पॉसिबल ही नहीं है। बहुत बेहतरीन आपने बताया, डॉक्टर साहबा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसकी पैथोलॉजी बयान की कि किस तरह से जो है वो ब्लॉकेज आ जाता है और ये प्रेशर क्रिएट करता है यूट्रस के ऊपर, और उसकी वजह से पॉसिबिलिटी नहीं रहती फर्टिलिटी की या यूं कह लीजिए कि प्रेगनेंसी की। तो ये कुछ कंडीशंस हैं कि जो वाकई असरअंदाज होती हैं, लेकिन जैसा कि नाज़रीन डॉक्टर साहबा ने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली इसका ताल्लुक प्रेगनेंसी के साथ हो और इसकी वजह से प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है, ये एक मिथ मौजूद है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं। ऐसा है कि मतलब जैसा उन्होंने बताया कि लोकेशन जो है वो मैटर करती है। अगर फ्रीली यूट्रस में ग्रोथ हो रही है इसकी, इस टाइप का फाइब्राइड है, तो फिर डेफिनेटली प्रेगनेंसी पे असरअंदाज हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर आयशा, फाइब्राइड्स जो हैं जिस्म के किस हिस्से को ज़्यादा मुतासिर करते हैं? वैसे तो ये बातचीत में आ रही है बात, लेकिन आप हमारे नाजरीन के लिए ज़रा इसको क्लियरली बताइए। लेकिन ओवरऑल जो है ना, ये इस तरह है कि ये हमारे यूट्रस को तो कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक मास ग्रो कर रहा है, वो नीचे की तरफ जो है वो उसमें वजन, प्रेशर, उसका इलाज हो जाना, उसका साइज़ बढ़ जाना, वो चीज़ तो वो तंग कर ही रहा है। उसके बाद ये सर्विक्स को बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, फ्लोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं। सेकेंडली ये हमारे यूरिनरी ट्रैक को बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज करता है। वजह ये है कि ये वहाँ पर मास ग्रो करने की वजह से हमारे ब्लैडर पे और किडनीज पे बहुत ज़्यादा ये प्रेशर कॉज करता है, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट जो है वो ये कंप्लेन भी करते हैं कि नीचे की तरफ वजन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। और उसके साथ जो है वो यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है, यूरिन उनका कंट्रोल नहीं हो पाता, वो इनवॉलंटरीली पास हो जाता है, वो उसको स्टॉप नहीं कर पाती, खांसने छींकने से फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अनकंट्रोलेबल भी हो जाता है। उसके अलावा ये हमारे बावल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ये वहाँ पर प्रेशर इतना कॉज करता है कि वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन का इशू बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ डैमेज होता है, पेल्विक एरिया बहुत डैमेज होता है, वहाँ पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, हमारी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पाँवों में और जगह जगह जो है वो नमनेस, सुनपन आना शुरू हो जाता है, जलन शुरू हो जाती है, वो नर्व्स जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही होती, तो यूटीआई बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है उस पेशेंट को, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जाने की वजह से, वो इनकंटिन्यूस की वजह से, बार बार करने की वजह से यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है। सही, वीकनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा एनीमिक भी हो जाता है पेशेंट के। उसकी यही क्वेश्चन मैं आपसे करने लगी थी कि बहुत ज़्यादा ये बात भी सुनने में आती है कि जिन फीमेल्स में जो है फाइब्राइड्स होते हैं उनमें अनीमिया की कंडीशन भी देखने में आती है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है ना वो कुछ इस तरह के हैं, जब इसका साइज़ नॉर्मल है और ये अनसिम्टोमेटिक है, ये कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जब ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है उसमें इसकी डीजनरेशन की वजह से कुछ फीमेल में पेन बहुत ज़्यादा रहने लगती है। वो पेन इतनी अनबेरेबल होती है कि पेशेंट खाने पीने से, हर चीज़ से जो है वो आवाज़ार हो जाता है, वो प्रॉपरली डाइट नहीं ले पाता, और उसके अलावा जो हमारा मंथली साइकिल है वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, वो हैवी फ्लो हो जाएगा, उसमें प्रोलॉन्ग हो जाएगा, वो मंथ के साथ पूरा मंथ आपका 2-2 मंथ आपको पीरियड स्टॉप नहीं होते, तो उसमें जाहिर सी बात है वो 7 डेज़ का साइकिल है। उसके अलावा जो ब्लीडिंग हो रही है वो आपके इंटरनल पार्ट्स की हो रही है, जो आपको वीकनेस कॉज करते हैं। फिर आपको जो पेन की कंडीशन है, आपका वो साइकिल बहुत हैवी होता है, उसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है, आपको वॉशरूम वगैरह जाने में कंप्लेन आना शुरू हो जाती है, मेनोरेजिया की कंडीशन हो जाती है, स्टूल पास करना मुश्किल है, यूरिन पास करना मुश्किल है, जो नीचे की तरफ वजन पड़ना है, हर वक्त जो है एक टेंशन, स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से ना आपकी प्रेगनेंसी हो रही होती है, वो सारे मामला हो रहे होते हैं, सारे मामला एक साथ आ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से भी जो है वो वीकनेस और वो स्ट्रेस हर वक्त जो है माइंड पे रहना, उसकी वजह से भी सारी कंप्लेंट्स आती हैं। सही। अब ये क्वेश्चन करना तो बनता ही नहीं कि इसकी कोई अलामत होती है, यानी आपने कहा कि लेट में जाके इसकी अलामत बनती हैं, तो डॉक्टर साहब इस हवाले से हमें गाइड कीजिएगा कि फाइब्राइड की अलामत जो हैं वो क्या होती हैं, कोई फीमेल्स जो घर में होती हैं वो कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि उनको फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो सकता है या हो गया है या है कोई इस किस्म की कंडीशन? ज़्यादातर ये एसिम्प्टोमेटिक है, इसके सिम्टम्स नहीं आते जब तक कि आप किसी भी और रीज़न की वजह से अल्ट्रासाउंड ना करवाएं या कुछ, ये एक्सीडेंटली यानी पता चलता है, बिल्कुल एक्सीडेंटली पता चलता है कि आपने करवा लिया अल्ट्रासाउंड तो आपको पता चल गया है यहाँ तो फाइब्रॉइड बना है, क्योंकि जो आउटर लाइन वाला है वो तो कंप्लेन कर ही नहीं रहा, और इनर लाइन वाला भी तभी कर रहा है जब वो साइज में बड़ा है, और जो इंटरनल वाला है वो तो आपको जैसे ही होगा, वो अगर छोटा सा भी है तो उसने फ़ौरन जो है आपको कंप्लेन देनी शुरू कर देनी है, उसमें आपके पीरियड्स हैवी हो जाएंगे। सबसे पहला जो सिम्टम है वो यही है कि पेन के साथ आपको पीरियड्स बहुत हैवी हो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ पूछूंगी आपसे कि जैसा कि हम होम्योपैथी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, हम इसकी एनाटमी भी बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी की भी, लेकिन बीइंग ए होम्योपैथ आप क्या इसके हवाले से कहती हैं, क्या होम्योपैथिक में इसका कोई इलाज मौजूद है? जी बिल्कुल, अगर तो ये सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, वही बात फिर आएगी कि अगर ये सिम्टम्स दे रहा है तो फिर हम डेली सिम्टम्स पे करते हैं, क्योंकि इसमें जो है पेशेंट के पेट पे जब आप प्रेशर देंगे तो उसकी जहाँ पेन है वहाँ पे आपको एक हार्ड मास बाकायदा फील होता है। ये एक बड़ा सिम्टम है कि स्वेलिंग के साथ अगर आप कभी अगर साइज बहुत बड़ा है तो आप जब उसको हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके एब्डोमेन में कोई मास, हार्ड मास मौजूद है, यानी क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ये देखा जा सकता है। उसके बाद हम उनको अगर स्कैन का, MRI का। नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद।